हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 2 की चौथी हेडिंग हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। हाइड्रोजन परमाणु के लिए निल्स बोहर ने अपने मॉडल में क्या क्या बातें कही थी, इसको ध्यान से समझा जाए। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हाइड्रोजन परमाणु की संरचना तथा इसके स्पेक्ट्रम के सामान्य लक्षणों की पहली मात्रात्मक व्याख्या निल्स बोर ने सन 1913 में की। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की संरचना, हाइड्रोजन परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है, संरचना कैसा होता है और इसके स्पेक्ट्रम के सामान्य लक्षणों की पहली मात्रात्मक व्याख्या जो है वह निल्स बोर ने 1913 में की। उन्होंने प्लांक के ऊर्जा के क्वांटीकरण की अवधारणा का उपयोग किया। उन्होंने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के लक्षणों की व्याख्या जो निल्स बोर ने किया, उसके लिए प्लांक के ऊर्जा के क्वांटीकरण अवधारणा का उपयोग किया। यद्यपि बोर सिद्धांत आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी नहीं था, तथापि परमाणु संरचना तथा स्पेक्ट्रा में कई बातों को तर्क संगत रूप से समझाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, बोर सिद्धांत जो है वो आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी नहीं है। बोर सिद्धांत आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी नहीं था, फिर भी परमाणु संरचना तथा स्पेक्ट्रा में कई बातों को तर्क संगत रूप से समझाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल के बारे में। आपको बताया गया कि हाइड्रोजन परमाणु की संरचना तथा इसके स्पेक्ट्रम के सामान्य लक्षणों की पहली मात्रात्मक व्याख्या जो है निल्स बोर ने 1913 में की। उन्होंने प्लांक के ऊर्जा के क्वांटीकरण की अवधारणा का उपयोग किया। यद्यपि बोर सिद्धांत जो है आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी नहीं था, तथापि परमाणु संरचना तथा स्पेक्ट्रा में कई बातों को तर्क संगत रूप से समझाने में उसका उपयोग किया जा सकता है। बोर का मॉडल जो है निम्नलिखित अभिगृहितों पर आधारित है। बोर का मॉडल जो है वो किस बातों पर आधारित है उसके बारे में पहले आप जानें। बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में घूम सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन हैं वे नाभिक के चारों तरफ निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में घूम सकता है। तो आप देख रहे हैं कि नाभिक के चारों तरफ जो घूमने के लिए पथ हैं वे फिक्स हैं, निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले हैं। इन वृत्ताकार पथों को हम कक्षा या अस्थायी अवस्था या अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर संकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, ये कक्षाएं जो हैं वे नाभिक के चारों ओर संकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने जो बताया कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समय के साथ नहीं परिवर्तित होती है। ठीक है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समय के साथ नहीं परिवर्तित होती है, तथापि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न अस्थायी स्तर से उच्च अस्थायी स्तर पर जब जाएगा जब वह आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण करेगा, अथवा इलेक्ट्रॉन के उच्च अस्थायी स्तर से निम्न स्तर पर आने के बाद ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ऊर्जा परिवर्तन सतत तरीके से नहीं होता है। दूसरी बात जो कही गई उसमें यह बताया गया कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं उनके चक्कर लगाने से
ऊर्जा में कोई कमी नहीं होगी, समय के साथ ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊर्जा जो है कब बाहर निकलेगी, कब अवशोषित होगी, इसके लिए बताया गया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न अस्थायी स्तर से उच्च अस्थायी स्तर पर तब जाएगा जब वह आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण करेगा। ठीक है, तो जब किसी इलेक्ट्रॉन को आवश्यक ऊर्जा मिलेगी तभी वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तक जाएगा, अथवा इलेक्ट्रॉन के उच्च अस्थायी स्तर से निम्न स्तर पर आने के बाद जब वह उच्च अस्थायी स्तर से निम्न स्तर पर वापस लौटेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ठीक है, ऊर्जा परिवर्तन सतत तरीके से नहीं होता है। यह जो ऊर्जा का परिवर्तन है यह सतत तरीके से नहीं होता है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। इसमें आपको बताया गया कि हाइड्रोजन परमाणु की संरचना तथा इसके स्पेक्ट्रम के सामान्य लक्षणों की पहली मात्रात्मक व्याख्या नील्स बोर ने सन 1913 में की। उन्होंने प्लांक के ऊर्जा के क्वांटीकरण की अवधारणा का उपयोग किया। यद्यपि बोर सिद्धांत आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी नहीं था, क्वांटम मैकेनिक्स नहीं था, तथापि परमाणु संरचना तथा स्पेक्ट्रा में कई बातों को तर्क संगत रूप से समझाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। बोर का मॉडल निम्नलिखित अभिगृहितों पर आधारित था। बोर का जो मॉडल है वह निम्नलिखित बातों पर आधारित था। पहली बात यह कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में घूम सकता है। इन वृत्ताकार पथों को हम अस्थायी कक्षा या अस्थायी अवस्था या अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर संकेंद्रीय रूप में व्यवस्थित होती हैं। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, तथापि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न अस्थायी स्तर से उच्च अस्थायी स्तर पर तब जाएगा जब वह आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण करेगा, अथवा इलेक्ट्रॉन के उच्च अस्थायी स्तर से निम्न स्तर पर आने के बाद ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ऊर्जा परिवर्तन सतत तरीके से नहीं होता है। ठीक है, तीसरी बात जो है वह है कि ऊर्जा का जो अंतर है अर्थात डेल्टा ई के अंतर वाली दो अस्थायी अवस्थाओं के संक्रमण के समय, डेल्टा ई के अंतर वाली दो अस्थायी अवस्थाओं के संक्रमण के समय अवशोषित अथवा उत्सर्जित विकिरण को निम्नलिखित रूप में दिया जा सकता है। न्यू बराबर डेल्टा ई बटा एच के रूप में। विकिरण को न्यू बराबर डेल्टा ई बटे एच या E2 माइनस E1 बटे एच, जहाँ E1 और E2 जो हैं वे निम्न और उच्च अनुमत ऊर्जा अवस्थाएं हैं। E1 जो है यह निम्न अनुमत ऊर्जा है और E2 जो है उच्च अनुमत ऊर्जा है। ठीक है, तो डेल्टा ई के अंतर वाली दो अस्थायी अवस्थाओं के संक्रमण के समय अवशोषित अथवा उत्सर्जित विकिरण को निम्न रूप में दिया जा सकता है, न्यू बराबर डेल्टा ई बटे एच या E2 माइनस E1 बटे एच। ठीक है, जहाँ E1 तथा E2 क्रमशः निम्न और उच्च अनुमत ऊर्जा अवस्थाएं हैं। इस समीकरण को बोर का आवृत्त का नियम कहा जाता है। ठीक है, ये जो समीकरण न्यू बराबर डेल्टा ई बटे एच है या न्यू बराबर E2 माइनस E1 बटे एच है, इस समीकरण को बोर का आवृत्त का नियम कहा जाता है। ठीक है, बोर मॉडल की जो चौथी बात थी कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटित होता है।
इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटित होता है दी हुई अवस्थाओं में। इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन का संवेग MeVr बराबर NH/2π। जो कोणीय संवेग है MVr, m यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इसलिए MeVr बराबर NH/2π, जहाँ n 1 2 3 4 5, यहाँ Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v वेग है और r उस कक्षा की त्रिज्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होगा MeVr वह NH/2π के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटित होता है दी हुई अस्थायी अवस्था में। इसे निम्नलिखित समीकरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है। MeVr बराबर NH/2π। अतः एक इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षों में घूम सकता है जिनमें कोणीय संवेग का मान n की जगह 1 लिखेंगे 1h/2π का पूर्णांक गुणक होगा। 1 को लिखेंगे नहीं तो h/2π का पूर्णांक गुणक होगा। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वह केवल उन्हीं कक्षों में घूम सकता है जिनमें कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्णांक गुणक होगा। इसका अर्थ है कि कोणीय संवेग जो है क्वांटित होता है। कोणीय संवेग क्या होता है? क्वांटित होता है। जब इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग के किसी एक क्वांटित मान को छोड़कर दूसरा मान प्राप्त करता है तो विकिरण का अवशोषण अथवा उत्सर्जन होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग के किसी एक क्वांटित मान को छोड़कर दूसरा मान प्राप्त करता है तो विकिरण का अवशोषण अथवा उत्सर्जन होता है। ठीक है, अतः मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता है। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता है। यही कारण है कि कुछ निश्चित कक्ष ही अनुमत होते हैं। बोर की अस्थायी अवस्थाओं की ऊर्जाओं के विचलन के विषय में दी गई विस्तृत जानकारी काफ़ी जटिल है, अतः उसे आगे की कक्षाओं में समझाया जाएगा। ठीक है, बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के लिए, बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या क्या विशेषता है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आपने देखा कि बोर का जो मॉडल है वह निम्नलिखित धारणाओं पर आधारित है, निम्नलिखित अभिग्रहों पर आधारित है। पहली जो अभिग्रहित है वह यह कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में घूम सकता है। इन वृत्ताकार पथों को हम कक्षा या अस्थायी अवस्था या अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर संकेंद्रित रूप में व्यवस्थित होती हैं। दूसरी जो धारणा है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समय के साथ नहीं परिवर्तित होती है, तथापि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न अस्थायी स्तर से उच्च अस्थायी स्तर पर तब जाएगा जब वह आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण करेगा अथवा इलेक्ट्रॉन के उच्च स्थायी स्तर से निम्न स्तर पर आने के बाद ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ऊर्जा परिवर्तन सतत तरीके से नहीं होता है। डेल्टा ई के अंतर वाली दो अस्थायी अवस्थाओं के संक्रमण के समय अवशोषित अथवा उत्सर्जित विकिरण को निम्न समीकरण से देते हैं। न्यू बराबर डेल्टा ई बटे एच या न्यू बराबर E2 - E1 बटे एच, जहाँ E1 तथा E2 क्रमशः निम्न और उच्च अनुमत ऊर्जा अवस्थाएं हैं। इस समीकरण को बोर का आवृत्त का नियम कहा जाता है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटित होता है। दी हुई अस्थायी अवस्था में इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शाते हैं, MeV(r) बराबर NH/2π, जहाँ M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, V वेग और R उस कक्षा की त्रिज्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, अतः एक इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षों में घूम सकता है जिनमें कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्णांक गुणक होगा। इसका अर्थ है कोणीय संवेग क्वांटित होता है। जब इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग के किसी एक क्वांटित मान को छोड़कर दूसरा मान प्राप्त करता है तो विकिरण का अवशोषण अथवा उत्सर्जन होता है। ठीक है, अतः विद्युत का जो मैक्सवेल का सिद्धांत है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता है। यही कारण है कि कुछ निश्चित कक्ष ही अनुमत होते हैं। बोर की अस्थायी अवस्थाओं की ऊर्जाओं के विचलन के विषय में दी गई विस्तृत जानकारी काफ़ी जटिल है, अतः उसे आगे की कक्षाओं में समझाया जाएगा। बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के लिए नंबर 1, इलेक्ट्रॉन के लिए अस्थायी अवस्थाओं को n बराबर 1, 2, 3 के द्वारा व्यक्त किया गया है। ठीक है, बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के लिए नंबर क, इलेक्ट्रॉन के लिए अस्थायी अवस्थाओं को n बराबर 1, 2, 3, 4 के द्वारा व्यक्त किया गया है। इन पूर्णांकों को मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। ठीक है, बोर का सिद्धांत जो है, बोर के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणुओं के लिए क, इलेक्ट्रॉन के लिए अस्थायी अवस्थाओं को n बराबर 1, 2, 3, 4 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इन पूर्णांकों को मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है। ख, अस्थायी अवस्थाओं की त्रिज्याओं को निम्नलिखित रूप से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अस्थायी अवस्थाओं की त्रिज्याओं को निम्नलिखित रूप से प्रदर्शित करते हैं। Rn बराबर n²a0, Rn बराबर n²a0, जहाँ a0 52.9 पिकोमीटर है, जहाँ a0 52.9 पिकोमीटर है। इस प्रकार पहली अस्थायी अवस्था, जिसे बोर कक्षा कहा जाता है, की त्रिज्या 52.9 मीटर होती है। ठीक है, Rn बराबर n²a0, तो Rn n बराबर 1 लिखेंगे, पहली कक्षा की त्रिज्या n बराबर 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर a0, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और a0 का मान होता है 52.9, तो 52.9 R1 का मान निकल जाएगा। अर्थात पहली अस्थायी अवस्था, जिसे बोर कक्षा कहा जाता है, की त्रिज्या 52.9 पिकोमीटर होती है। साधारणतया हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा अर्थात n बराबर 1 में पाया जाता है। n के बढ़ने के साथ r का मान बढ़ता है। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर उपस्थित होता है। ठीक है, अगर n का मान बढ़ता है, ठीक है, तो त्रिज्या r का मान बढ़ता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर उपस्थित होता है। ग, इलेक्ट्रॉन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण गुण अस्थायी अवस्था की ऊर्जा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण गुण जो है वह है आपका अस्थायी अवस्था की ऊर्जा। इसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा दिया जाता है, En बराबर -RH इन ब्रैकेट 1/n²। अस्थायी अवस्था की ऊर्जा En बराबर -RH 1/n², जहाँ n 1, 2, 3, 4 है, जहाँ RH रीड वर्ग स्थिरांक है, जहाँ RH रीड वर्ग स्थिरांक है, जिसका मान 2.18 × 10⁻18 जूल होता है। RH जो है वह रीड वर्ग स्थिरांक है, जिसका मान 2.18 × 10⁻18 जूल होता है।
निम्नतम अवस्था, जिसे तलस्थ अवस्था भी कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं, उसकी ऊर्जा E1 बराबर माइनस RH का मान 2.18 × 10⁻18 1/n² अर्थात 1/1 का स्क्वायर, अर्थात E1 बराबर माइनस 2.18 × 10⁻18 जूल होता है पहली कक्षा के लिए। दूसरी कक्षा के लिए n बराबर 2 वाली अस्थायी अवस्था के लिए ऊर्जा E2 बराबर माइनस 2.18 × 10⁻18 जूल इंटू 1/n² अर्थात 1/2 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे माइनस 0.545 × 10⁻18 जूल होगा। ठीक है, तो यह दूसरी कक्षा की ऊर्जा है जिसका मान है माइनस 0.545 × 10⁻18 जूल। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न अस्थायी अवस्थाओं में ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं को दिखाया गया है। इसको ऊर्जा स्तर आरेख कहा जाता है, चित्र 2.11 में। ठीक है, तो यह चित्र 2.11 है, जिसमें अलग अलग n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, 4, 5 इस तरह से 6 तक दिखाया गया है। इसे ऊर्जा स्तर कहा जाता है, एनर्जी लेवल कहा जाता है। ठीक है, तो पहली कक्षा की जो ऊर्जा थी E1, उसका मान आपने देखा माइनस 2.18 × 10⁻18 जूल है। दूसरी कक्षा की जो ऊर्जा है वो माइनस 0.545 × 10⁻18 जूल है। यह जो आप कक्षाओं को देख रहे हैं, इन्हें ऊर्जा स्तर कहा जाता है, एनर्जी लेवल कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव से मुक्त होता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव से मुक्त होता है तब ऊर्जा का मान शून्य लिया जाता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव से मुक्त होता है तब ऊर्जा का मान शून्य लिया जाता है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन मुख्य संख्या n बराबर अनंत की अस्थायी अवस्था से संबंधित होता है तथा आयनित हाइड्रोजन परमाणु कहलाता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव से मुक्त होता है तब ऊर्जा का मान शून्य माना जाता है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन मुख्य संख्या n बराबर अनंत की अस्थायी अवस्था से संबंधित होता है तथा आयनित हाइड्रोजन परमाणु कहलाता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा आकर्षित होता है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा आकर्षित होता है तथा n कक्षा में उपस्थित होता है, ठीक है, तब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और उसकी ऊर्जा निम्न हो जाती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा आकर्षित होता है तथा n कक्षा में उपस्थित होता है तब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और उसकी ऊर्जा निम्न हो जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है, जिसे समीकरण 13 में En बराबर माइनस RH 1/n² में जो ऋण चिन्ह है वह इसी कारण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के द्वारा आकर्षित है और n कक्षा में उपस्थित है, इसलिए उसकी ऊर्जा उत्सर्जित हो चुकी है और उसकी ऊर्जा निम्न हो चुकी है। इसलिए ऊर्जा समीकरण में माइनस चिन्ह लगाया गया है, En बराबर माइनस RH 1/n²। और इसकी शून्य ऊर्जा के संदर्भ अवस्था तथा n बराबर अनंत के संबंध में इसके अस्थायित्व को दर्शाता है। अगर n बराबर अनंत हो जाए तो उस समय En का मान 0 हो जाएगा, ऊर्जा शून्य हो जाएगी और उस अवस्था को अस्थायी अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो शून्य ऊर्जा के संदर्भ में अवस्था तथा n बराबर अनंत के संबंध में इसके अस्थायित्व को दर्शाता है। ठीक है, अब देखते हैं घ। हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के समान उन आयनों जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है पर भी बोर सिद्धांत को लागू किया जा सकता है।
जिस तरह बोर के सिद्धांत को हाइड्रोजन परमाणु पर लागू किया जा रहा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह से उन आयनों पर भी लागू किया जा सकता है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे He+, Li2+, Be3+ इत्यादि। इस प्रकार के आयनों से संबंधित स्थानीय अवस्थाओं की ऊर्जा को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिया जा सकता है। En बराबर -2.18 × 10⁻⁴ Z² जूल। En बराबर -2.18 × 10⁻⁴ Z² त्रिज्या को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिया जा सकता है। Rn बराबर 52.9 n² Z पिकोमीटर। Rn बराबर 52.9 n² Z पिकोमीटर, जहाँ Z परमाणु संख्या है। हीलियम और लिथियम परमाणुओं के लिए इसका मान 2 और 3 होता है, Z का मान 2 और 3 होता है। उपरोक्त समीकरण से यह विदित है कि Z के बढ़ने के साथ ऊर्जा का मान अधिक ऋणात्मक हो जाता है तथा त्रिज्या कम हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधा होता है। ठीक है। लास्ट जो बात है कि इन कक्षाओं में गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों के वेग की गणना करना भी संभव है। इन कक्षाओं में गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों के वेगों की गणना करना भी संभव है, यद्यपि इसके लिए एक सटीक समीकरण यहाँ नहीं दिया गया है। गुणात्मक रूप से नाभिक पर धनावेश के बढ़ने के साथ धन आवेश के बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है तथा मुख्य क्वांटम संख्या के बढ़ने के साथ घटता है। ठीक है। तो अगर मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का वेग घटता है और नाभिक पर धनावेश के बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जो है बोर का सिद्धांत जो है हाइड्रोजन परमाणु पर लागू कर रहे हैं, उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन के लिए अस्थायी अवस्थाओं को n बराबर 1, 2, 3 के द्वारा व्यक्त किया गया है। इन पूर्णांकों को मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है। अस्थायी अवस्थाओं की त्रिज्याओं को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रस्तुत करते हैं। Rn बराबर n² A0, जहाँ A0 52.9 पिकोमीटर इस प्रकार पहली अवस्था है जिसे बोर कक्षा कहा जाता है। यह पहली अस्थायी अवस्था है जिसे बोर कक्षा कहा जाता है। इसकी त्रिज्या 52.9 पिकोमीटर होती है। ठीक है। साधारणतया हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा में अर्थात n बराबर 1 में पाया जाता है। n के बढ़ने के साथ r का मान बढ़ता है अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर उपस्थित होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण गुण अस्थायी अवस्था की ऊर्जा है, जिसे निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। En बराबर -RH1/n²। En बराबर -RH1/n², जहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4, जहाँ RH को रिडबर्ग स्थिरांक कहते हैं। इसका मान 2.18 × 10⁻⁸ जूल होता है। निम्नतम अवस्था जिसे तलस्थ अवस्था ग्राउंड स्टेट भी कहा जाता है, उसके लिए ऊर्जा E1 बराबर -2.18 × 10⁻⁻18 × 1/1 का स्क्वायर अर्थात E1 बराबर -2.18 × 10⁻⁸ जूल होता है। n बराबर 2 वाली अस्थायी अवस्था के लिए ऊर्जा E2 बराबर -2.18 × 10⁻⁸ जूल × 1/2 का स्क्वायर अर्थात -0.545 × 10⁻18 जूल होगा। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव से मुक्त होता है तब ऊर्जा का मान 0 लिया जाता है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन मुख्य संख्या n बराबर अनंत के अस्थायी अवस्था से संबंधित होता है तथा आयनित हाइड्रोजन परमाणु कहलाता है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा आकर्षित होता है तथा n कक्षा में उपस्थित होता है तब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और इसकी ऊर्जा निम्न हो जाती है।
जिसे समीकरण में ऋण चिन्ह इसी के कारण होता है। इसकी शून्य ऊर्जा के संदर्भ अवस्था तथा n बराबर अनंत के संबंध में इसके अस्थायित्व को दर्शाता है। ठीक है। घ हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के समान उन आयनों जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है पर भी बोर सिद्धांत लागू किया जा सकता है, जैसे He+, Li2+, B3+ इत्यादि। इस प्रकार के आयनों से संबंधित स्थानीय अवस्थाओं की ऊर्जाएं निम्नलिखित समीकरण द्वारा दी जाती हैं। En बराबर -2.18 Z²/n² जूल। त्रिज्या के लिए समीकरण Rn बराबर 52.9 n² इकोमीटर, जहाँ Z परमाणु की संख्या है। हीलियम और लिथियम परमाणुओं के लिए इसका मान 2 और 3 होता है। उपरोक्त समीकरण से यह विदित है कि Z के बढ़ने के साथ ऊर्जा का मान अधिक ऋणात्मक हो जाता है तथा त्रिज्या कम हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधा होता है। लास्ट जो बात बताई गई है कि इन कक्षाओं में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के वेगों की गणना करना भी संभव है, यद्यपि इसके लिए एक सटीक समीकरण यहाँ नहीं दिया गया है। गुणात्मक रूप से नाभिक पर धनावेश के बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है तथा मुख्य क्वांटम संख्या के बढ़ने के साथ यह घटता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर का मॉडल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।